गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रीजन फॉर द ऑपरेशन लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम के लागू होने के कारण के बारे में डिस्कस किया था कि क्यों जो हमारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है एग्जम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स मांग का जो नियम है, जो लॉ ऑफ डिमांड है, उसके अपवाद क्या हैं, कौन कौन से कंडीशंस में उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है। द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट व्हेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशन इज कॉल्ड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जब भी प्राइस और डिमांड दोनों में हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो होती है तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड शो होता है। लेकिन जब दोनों में ही डायरेक्ट रिलेशन शो होता है, मींस प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड भी इंक्रीज होती है, या प्राइस डिक्रीज होती है और हमारी डिमांड भी डिक्रीज होती है, मींस दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, और ये हमारे क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की एग्जम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद हैं। देन लॉ ऑफ डिमांड के कौन कौन से अपवाद हैं, किन किन कंडीशंस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं होता है। दैट फर्स्ट, inferior goods, ignorance of the customer, demand for necessary goods in life on exhibition fair events, possibility of change in price of commodity in future. Next last है valuable goods। inferior goods की कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। inferior goods जिन्हें हम given goods भी कहते हैं, according to Professor Giffen, लॉ ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स के केस में फॉलो नहीं होता है। देयर आर दोज इंफीरियर गुड्स वेयर डिमांड इंक्रीज विद द राइज इन द प्राइस एंड डिक्रीज विद इन फॉल इन प्राइस। थस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेशन इन गिवन गुड्स। मीन्स गिवन के अनुसार इंफीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, एंड उनकी प्राइस इंक्रीज होने पर उनकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स मीन्स घटिया वस्तुएं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है। अगर उनकी प्राइस डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है, उनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर की अज्ञानता के कारण जब भी किसी कंज्यूमर्स को मार्केट की पूरी जानकारी नहीं होती है कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स हैं, तो वो क्या करता है कि किसी भी गुड्स के प्राइस कम होने पर वो ये सोचता है कि ये तो गुड्स घटिया क्वालिटी का है, वैल्यूएबल गुड्स नहीं है, तो वो क्या करता है, उसकी डिमांड भी कम कर देता है। तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, एग्जम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है। Many times when the consumer is not fully aware of the market, so that ignorance is considered less important when these are lower price and the also buys less quantity। वो सोचता है कि इस गुड्स की प्राइस कम हो रही है, दैट मीन्स ये वैल्यूएबल नहीं है, तो ये लोअर क्वालिटी की है, तो वो ये सोचता है कि ये लोअर क्वालिटी की है तो उसकी वो डिमांड भी कम कर देता है और उसको खरीदना भी कम कर देता है। मान लीजिए ताजमहल टी है, आज वो 400 रुपीज केजी आ
रही है, लेकिन बाई चांस इसकी प्राइस 300 रुपये हो जाती है, तो जो कंज्यूमर है जिसको मार्केट की पूरी जानकारी नहीं है वो यही सोचेगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन कर दी है, इसीलिए इसकी प्राइस भी डाउन हो गई है। तो वो क्या करेगा, जहां इसको 1 kg परचेस करता था, 1 kg की जगह पर क्या ½ kg ही इसको परचेस करेगा। देन प्राइस डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। तो मांग का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि कैसा रिलेशन शो कर रहा है, प्राइस और डिमांड के मध्य डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। और मांग का नियम कैसे रिलेशन को शो करता है, मांग का नियम हमारे इनवर्स रिलेशन को शो करता है। थर्ड, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इन लाइफ। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उनकी डिमांड पर प्राइस घटने का या प्राइस के बढ़ने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। There is no change in the demand of the necessary goods if there is a change in the price of the increase and decrease। जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी डिमांड पर प्राइस के इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर मान लो साल्ट है, अभी 20 रुपीज का एक पैकेट आता है, अगर इस पैकेट की प्राइस 10 रुपीज हो जाती है, तो क्या हम साल्ट की डबल क्वांटिटी यूज में लेना शुरू कर देंगे? नहीं, जितना हम साल्ट यूज में ले रहे हैं उतना ही साल्ट यूज करेंगे। साल्ट एक नेसेसरी गुड्स है, इसकी प्राइस के डिक्रीज होने या इंक्रीज होने का इसकी डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस कंडीशन, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, वो भी यहाँ फॉलो नहीं होता है। ऑन एग्जीबिशन, फेयर एंड इवेंट्स, एग्जीबिशन हो गए, फेयर हो गए, इनमें क्या होता है, अगर किसी गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और उस बढ़ी हुई प्राइस पर ही जो कंज्यूमर है उस गुड्स को बाय करता है। तो जिससे क्या होता है, मांग का नियम फॉलो नहीं होता है। गुड्स की वैल्यू बढ़ी है, गुड्स की डिमांड बढ़ी है, और तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई है, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में चेंज होने की जब संभावना होती है तब भी हमारा मांग का नियम लागू नहीं होता है। देन वैल्यूएबल गुड्स, जो हमारी वैल्यूएबल गुड्स होती हैं, मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उनकी अधिक कीमत होने पर भी उपभोक्ता उनकी अधिक मांग करता है। कंज्यूमर्स उनकी प्राइस इंक्रीज होने पर भी उनकी डिमांड को इंक्रीज करता है। कंज्यूमर की थिंकिंग क्या होती है, कंज्यूमर की थिंकिंग होती है कि जिस वैल्यूएबल गुड्स की प्राइस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, वो गुड्स भी उतना ज्यादा क्वालिटी वाला होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए वो उसकी बढ़ी हुई प्राइस पर भी उसकी डिमांड क्या करता है, ज्यादा करता है। तो इन दिस कंडीशन लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। इस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। तो जो हमारे एक्सेप्शंस ऑफ टू द लॉ ऑफ डिमांड है, वो 6 कंडीशंस हैं जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है, और ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। क्लियर? आज चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, कल से हम रिवीजन करेंगे।